नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडवांस में। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ के अध्याय 5 को देखेंगे, न्यायपालिका। पहले हम लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, पाठगत प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य वो होते हैं जो पाठ के अंदर जो वन लाइनर जो याद करने वाले तथ्य होते हैं, यानी स्मरणीय तथ्य वो होते हैं। उसके बाद पाठगत प्रश्न वो होते हैं जो पाठ के बीच में जो प्रश्न पूछे गए होते हैं उसको पाठगत प्रश्न कहते हैं। और अभ्यास प्रश्नोत्तरी यानी इस अध्याय के अंत में जो प्रश्नोत्तर होता है वो अभ्यास प्रश्नोत्तरी होता है। तो आइए देखते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में की गई। कोलकाता जिसका पहला नाम कलकत्ता, मुंबई जिसका पहला नाम बम्बई और चेन्नई का नाम मद्रास, उसमें इसी नाम से वो स्थापना की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आपकी किताब में 21 दिया हुआ है जो पुराना हो गया। आंध्र प्रदेश की अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। भारत सरकार विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पाठगत प्रश्नों को और इसके उत्तर को। चलिए अब है बच्चों के पिता ने क्या जवाब दिया होगा, सोचकर बताइए। आइए देखते हैं। बच्चों के पिता ने दोनों बच्चों को पहले डांटा होगा कि तुम दोनों ही बदमाशी किए हो। फिर उन्होंने प्यार से समझाया होगा कि प्यार से रहो एक दूसरे के साथ, और किताब कॉपी के महत्व को बताया होगा। क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपकी समझ में कौन सी सही है? आपकी समझ में कौन सही है, गीता या उसके भाई? आपस में चर्चा कीजिए। तो मेरी नज़र में गीता सही है। गीता के भाई गलत थे। पिता की संपत्ति में सभी संतान का बराबर का हिस्सा होता है, अतः गीता को भी उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए था। अतः गीता सही है और उसकी मांग सही है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत हैं? नहीं, मैं ग्राम कचहरी के फैसले सहमत नहीं हूं। चौथा प्रश्न, अदालत में गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों? अदालत ने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं, इसलिए गीता के भाइयों को अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा 4 भागों में करना होगा। यह न्यायालय ने सुनाया फैसला। अच्छा, पांचवा देखते हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद न्याय के बारे में आपकी क्या समझ बनती है? इस पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए या शिक्षा के साथ चर्चा कीजिए। इस कहानी को पढ़ने के बाद मेरी समझ यह बनती है कि न्याय लोगों के अधिकारों, उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए निर्मित किए गए। यदि किसी व्यक्ति के साथ कहीं अन्याय होता है तो वह न्याय पाने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है, जहां उसे अवश्य न्याय मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। यह तालिका क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद का उदाहरण देना है, 2 राज्यों के बीच के विवाद का उदाहरण देना है और 2 नागरिकों के बीच के विवाद का उदाहरण देना था। आइए देखते हैं उत्तर को। केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का एक उदाहरण है तो सरदार सरोवर बांध को लेकर केंद्र और राज्य यानी उसमें राज्य गुजरात राज्य के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में विवाद हुआ था। ये केंद्र और राज्य के बीच में हो गया। और राज्य और राज्य के बीच पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद जो है वो राज्य और राज्य के बीच विवाद है। 2 नागरिकों के बीच विवाद, पड़ोसी की संपत्ति, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा आदि को लेकर जो विवाद होते रहते हैं वो 2 नागरिकों के बीच के विवाद की संज्ञा उनको दी जाती है। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया गया? न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए 2 तरीके अपनाए गए। पहला, शक्तियों का बंटवारा, जिसका मतलब विधायिका और पालिका जैसी राज्य की शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किस किस तरह की बाधाएं आती हैं? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में निम्नवत की घटनाएं बड़ी बाधाएं हैं। ठीक है, कि छोड़ देना है हमको। निम्नवत घटनाएं बड़ी बाधाएं हैं। कई बार यह देखने को आता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी पैसे व तरक्की के लालच में पैसे में फंसकर गलत फैसले देते हैं। इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। इस तरह के गलत कामों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को धक्का लगता है। क्लियर है। आइए अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों को। अब पहला प्रश्न क्या है? हमारे सामने है पहला प्रश्न। क्या आपको लगता है, ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए। आइए देखते हैं।
न्याय को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए न्याय प्रक्रिया में सुधार को कई नई कोशिशें की जा रही हैं। ऐसी कोशिशें में न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसे में कानूनी सहायता की व्यवस्था और जनहित याचिकाएं शामिल हैं। न्याय प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार के बावजूद यदि न्याय प्रक्रिया का पालन ईमानदारी से हो, फैसला ईमानदारी पूर्वक हो, तभी एक गरीब व्यक्ति अमीर या ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच, दो राज्यों के बीच, दो नागरिकों के बीच अथवा सरकार व समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी भी तरह का विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए एक निकाय संस्था की जरूरत पड़ती है जो बिना किसी पक्षपात या दबाव में आकर अपना कार्य करे। इन्हीं कारणों के चलते न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक की हमारी न्यायपालिका की संरचना को एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद इसका एक चित्र बनाइए। अब देखिए ये चूंकि इसने पिरामिड के रूप में कहा है तो पहले है जिला न्यायालय, उससे ऊपर आपको उच्च न्यायालय, उसके ऊपर आपको सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे बढ़ रहा है ये। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? इस प्रश्न को हमने ऊपर भी जाना है, इसको फिर से देख लेते हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए दो तरीके अपनाए गए। पहला, शक्तियों का बंटवारा, जिसका मतलब विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आइए देखते हैं। भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उसमें लगने वाला समय है। न्याय का जल्दी नहीं मिल पाना है। इसके चलते व्यक्ति का काफी धन और बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। गरीब आदमी के लिए कंगाल होने तक की स्थिति आ जाती है। इसे दूर करने के लिए अधिक से अधिक लोक अदालत और न्यायालय हो और उसमें पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश की नियुक्ति हो। गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसे में कानूनी सहायता की व्यवस्था हो, इत्यादि। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? उत्तर देखते हैं। अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होने लगेगी। न्याय प्रणाली और प्रक्रिया व्यक्ति विशेष, सरकार विशेष द्वारा प्रभावित होने लगेगा, जिससे पीड़ित और गरीब को न्याय नहीं मिल पाएगा। कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय पा सकता है? मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। भारत में कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय से वंचित न रह जाए, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया। अब देखिए इसको प्राप्त कौन कौन कर सकता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता निम्नलिखित है। पहला, उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो, वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो या भिखारी हो, वह 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो। क्लियर है? वह मानसिक रूप से बीमार या अक्षम हो, वह व्यक्ति किसी तरह की अभिरक्षा या मनोचिकित्सकीय परिचर्या में हो, उनको ये मिल सकता है। आइए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न देखते हैं। लोक अदालत क्या है? लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम हैं जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। यही लोक अदालतें होती हैं। इसी तरह इस सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने जान लिए। आशा है आपको इससे लाभ होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रश्न के उत्तर को उतार लीजिएगा। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।